अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले एक वज़ीर आज़म साहब का जो बड़ा अहम दौरा, जिसके हवाले से कल भी हमने गुफ्तगू की। अज़रबैजान का 2 रोज़ा उनका सरकारी दौरा था, वो दौरा उनका मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद वो इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान में उनकी जो सारी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। कल का जो उनका जो विज़िट था पिछले 2 दिन का अज़रबैजान का, वो भी बहुत अहम रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राहें जो हैं वो हमवार हुई हैं। $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है, जो बताया जा रहा है कि अप्रैल में उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है जब उनके अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो उस पर फिर दस्तखत होंगे। उसके अलावा 9 मुआहदे हैं जिस पर दस्तखत हुए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम चीज़ है और अब चूँकि वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा फॉलोअप हम अज़रबैजान का भी करें और उसके अलावा उज़्बेकिस्तान में जो उनकी मसरूफियात हैं उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर पहुँचे हैं अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, उनका बड़ा पुरतपाक वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है और जो वहाँ के सदर हैं शौकत मिर्ज़ायोफ, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इसके अलावा सरमायाकारी, तिजारत, तालीम, तवानाई, दिफा, सलामती समेत मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं जिन पर ताउन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर तबादला ख्याल होगा और कुछ नए मुआहदे भी जो हैं वो साइन किए जाएंगे। बिज़नेस फोरम एक बड़ी अहम एक्टिविटी जो हमने देखा कि वहाँ अज़रबैजान में भी हुई, वहाँ भी उन्होंने उससे ख़िताब किया और यहाँ भी उज़्बेकिस्तान में भी जो है वो तामीरी सनत का जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ पर जो बिज़नेस फोरम है उससे भी ख़िताब करेंगे और ये चीज़ें हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी लेकर आएँ और ये सारी लर्निंग और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है दोनों ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरे के हवाले से बात होगी प्रोग्राम में, ये कितना अहम है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्या सीखने जा रहे हैं और इससे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हम इससे फ़ायदा होने जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, उसकी एक जो है वो डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और मलिक मंजूर साहब पैनल का हिस्सा है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल जो हम अज़रबैजान के विज़िट के हवाले से बात कर रहे थे, ज़रा थोड़ा सा क्विकली उसका हम एक फॉलोअप ले लेते हैं। $2 अरब बहुत बड़ी सरमायाकारी है जो पाकिस्तान में आ रही है। फिर उससे पहले वो जब वो उज़्बेकिस्तान जा रहे थे तो आसान खिदमत इदारा जो एक बहुत बड़ा इदारा है और बताया ये जा रहा है कि 400 के करीब जो है वो सर्विसेज फराहम कर रहा है पब्लिक को, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स और अज़रबैजान के दौरे को आप कैसे दे रहे हैं कि वो कितना फ्रूटफुल रहा हमारे लिए। शुक्रिया नाहिद। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं और जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, कुछ दिन गुजरेंगे और कुछ वक्त गुजरेगा तो हम याद करेंगे और इसे खुशी के साथ याद करेंगे कि हमने एक तारीख़ी डेवलपमेंट को उनका तज्ज़िया भी किया और उसका जिक्र भी किया। ये कैसे तारीख़ी डेवलपमेंट है? देखिए, हमारे ख़ित्ते में एक बहुत बड़ा इदारा था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, RCD। इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की हुआ करते थे। ये ईरान में इनकलाब के बाद ये इदारा ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब गुज़श्ता कोई तकरीबन साल 1.5 साल से इस पर डेवलपमेंट जारी थी। ये जब काहिरा में मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोआन जो तुर्किया के सदर है, तो उसमें कुछ बुनियादी बातें तय हुई थी। ठीक है। वो क्या था? वो ये कि हमें एक बार फिर रीजनल कोऑपरेशन के उस जो खला पैदा हो गया उसको पुर करना है। तो उस खला को क्या पुर कर रहा है? उस खला को पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया का एक नया अलायंस जो डेवलपमेंट के शोबे में है, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के शोबे में है, जो आपके कल्चर के ताउन के शोबे में है, बल्कि कॉमन कल्चर है हमारा। हाँ जी। तो कॉमन कल्चर, इसके साथ ये जो एक और इस खित्ते में एक ख़ास हमारे यहाँ भी वो त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार की वजह से भी मेरे जहन में उसका इस वक्त नाम नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तो इकट्ठी करती हैं और दूसरे आपके मफादात को मुश्तरक करते हैं। और वो जो खला पैदा हो गया था इनकलाब ईरान के बाद, उस खला को यानी पुर करने वाली चीज़ें हैं। तो इस वजह से इस वक्त इस सारे जो अमल के दरमियान जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की लीडरशिप है। और ये एजाज़ मियां शहबाज शरीफ के हिस्से में आ रहा है कि वो इस रीजनल कोऑपरेशन
और रीजनल कनेक्टिविटी को यकीनी बना रहे हैं, उसे इस ख्वाब को अमली जामा पहना रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये क्या ख्वाब है, ख्वाब क्या है, ये नहीं, ये खिता तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमसे दूर नहीं है। यहाँ से कुछ डेस्टिनेशन सेंट्रल एशिया की ऐसी हैं जो कराची की फ्लाइट से कम फासला है वहाँ तक, कराची का फासला ज़्यादा, तकरीबन 2 घंटे, उनके यहाँ आप 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन बीच में अफगानिस्तान वाक़ है, इस वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। तो अब आप उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने जा रहे हैं। कैसे दूर करने जा रहे हैं? वो जो मैंने आपके साथ किसी वक्त जिक्र किया होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी वाया यानी पाकिस्तान टू आज़रबाईजान, यानी ग्रेटर यूरेशिया तक इस एशिया की कनेक्टिविटी, तो ये एक मामला हो जाएगा। और अब आप वापस आप देखें, यानी आज़रबाईजान से पलट के वज़ीर आज़म पहुँचे उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान इज़ द गेटवे ऑफ द सेंट्रल एशिया। एक बात। दूसरी बात यह कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एतमाद करने वाला दोस्त है। आप वहाँ चले जाएं, आप सरकारी डेलीगेशन में हो, आप ज़ाती हैसियत में जाएं, लोग आपके सामने बिच जाते हैं। फिर आपका क्या ताल्लुक़ है? यानी इमाम बुखारी का वो देश है, और किसका देश है? वो बाबर का, बाबर जो हमारे यानी मुगलिया सल्तनत के जो पायनियर हैं, उनका ये देश है। और उनके साथ आपके कल्चरल और आपके तिजारती रिलेशन हज़ारों साल से हैं। हम वो उसको रिज्यूम करने जा रहे हैं। वो कैसे टूट गए थे? जैसे आपके यहाँ सोवियत यूनियन बना और वहाँ जो एक कम्युनिस्ट इनकलाब आया, उसके नतीजे में ये सारी जो सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतें थीं, वो सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद उनके हमारे साथ रवाबित कट गए, ख़त्म हो गए। लेकिन जब वो सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसके नतीजे में वो जो एक यानी फितरी रिश्ते थे वो बहाल हुए। लेकिन इसके बावजूद काम करने का बहुत था, ना वो पूरे तौर पर तैयार थे, ना हम इस तब्दीली के लिए पूरे तौर पर तैयार थे। अब हम एक पूरे जामे हिकमत अमली के साथ इन चीज़ों को मिलाने जा रहे हैं। अभी आपने खिदमत मरकज़ का जिक्र किया था, थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूं। ये खिदमत मरकज़ है क्या, जिसमें आपके बता 400 खिदमात। मैं आपको मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। मिसाल ये कि एक लड़का है या एक लड़की है, वो शादी की उम्र को पहुँच गए। अगर वो शादी की उम्र को पहुँच गए तो रियासत उनसे ये कहती है कि ये आप घर लें, ये आप शादी के लिए पैसे लें, और आप माँ बाप पर बोझ ना बने, एक नया यूनिट, एक नया ख़ानदान बसाएं और आगे बढ़ जाएं। इसी तरह से ज़िंदगी की, यानी ये शादी का एक आपको मिल गया ना, सहूलत मिल गई। इसी तरह इलाज की, इसी तरह तालीम की, इसी तरह जो सोशल नेटवर्किंग के मामलात हैं, ये बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। आप अगर आज़रबाईजान में जाएं और आज़रबाईजान में आपको लोग एक तो चलते फिरते नज़र आएँ तो आपको वो फोकस नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी यहाँ से निकला है और उसने जाना है मेलोडी, तो अब वो इधर ट्रांसपोर्ट का ख्याल करेगा, इधर उसके घर में बच्चों का ख्याल आएगा कि यार मैं अभी स्कूल छोड़ के आया हूँ, वापसी पे पिक कौन करेगा, वगैरह वगैरह। आप आज़रबाईजान के किसी सिटीज़न के चेहरे पर इस किस्म की फिक्रमंदी नहीं देखेंगे। सबब क्या है कि वो सिस्टम के तहत सारे काम हो रहे हैं उनके, लिहाजा वो जिस काम के लिए आदमी निकलता है वो अपने फोकस्ड होता है। ये पहली बात है। और दूसरी जो उनकी आसानी है उनके लिए आसानी ये है कि कोई काम यानी अलल टप उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा भी हो तो उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं टूटती, क्योंकि रियासत भी मदद को आती है, समाजी इदारे वहाँ बड़े इस्टेब्लिश हैं, वो मदद को आते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती। आप ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, जैसे कल सयाहत का जिक्र हो रहा था, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ कोई बाग भी बना है, जो सबसे बड़ा उनका वो है मिल्ली पार्क उसको कहते हैं, उस मिल्ली पार्क की जो केयर है, मिसाल के तौर पर ख़तरा है कि रात को कोहरा पड़ेगा तो शाम में बल्दिया के कारकुनान आते हैं और वो एक लिफाफा वो 100 फुट ऊंचे दरख्त के ऊपर वो चढ़ा देते हैं ताकि रात में बर्फबारी की वजह से वो तबाह ना हो, और दिन में जब वो सूरज निकलता है तो वो आके उतार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़्म ज़ब्त की हैं, ये सीखने की हैं, और यही मकसद इसका था। और यही जो हम ट्राईलैटरल एक यानी मैकेनिज़्म बना रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि एक दूसरे के तजर्बात से सीख कर
आगे बढ़ा जाए। सिर्फ एक जुमले की इजाज़त दें, जब कुछ अर्सा पहले वहाँ जाना हुआ सदर ममलिकत के साथ, तो उस उनके सदर का ये कहना था कि दो हैं सक्सेस की स्टोरीज, एक पाकिस्तान है जिसने एक दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद हम बिखरे नहीं हैं, ऑर्गेनाइज होकर हम कौमों की बिरादरी में सर ऊंचा करके खड़े। ठीक है। अच्छा शनीला, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विज़िट रहा है वज़ीर आज़म साहब का आज़रबाईजान का, और जो इस वक्त हम MOUs जो साइन हुए हैं, जो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए राह हमवार हो गई है और चीज़ों को अब फाइनल जो है वो शेप दी जा रही है। अप्रैल तक इंशाल्लाह वो हो जाएगा। फिर ये जो आसान खिदमत मरकज़ की हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ऐसे पायलट प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद में भी शुरू करने जा रहे हैं, कितने ये डुएबल हैं, और हमारी ओवरऑल जो सारी इस विज़िट के हवाले से एक्सपेक्टेशंस थी, आप ये समझती हैं कि वो पूरी हुई हैं? शुक्रिया नाहिद। बात ये नाहिद के वज़ीर आज़म जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो उनका मिशन यही है रीजनल कनेक्टिविटी। तो जब यहाँ पे SCO के समिट हुआ था तो तब भी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो SCO के मुमालिक हैं अगर आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, अगर उनके अंदर माशी तौर पर एक दूसरे के साथ रवाबित कायम हो जाते हैं, अगर कोई मुश्तरका बैंकिंग सेक्टर कायम हो जाता है, तो आपको जो IMF की तरफ जाना पड़ता है, या आपको महंगा पेट्रोल लेना पड़ता है, या आपको महंगी गैस लेनी पड़ती है, वो सारे मसले आपके हल हो सकते हैं। जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे ये है कि तवानाई में वो खुद कफील है, वहाँ से उनके पास पेट्रोल भी है, उनके पास LNG है, ये वो सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। हमारी तरफ से उनको ज़राअत के सामान जाता है, टेक्सटाइल की चीज़ें जा रही होती हैं, खेलों का सामान जा रहा होता है, तो और उधर से उनको हम ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं। आज़रबाईजान हो गए, उसके बाद वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं कि गवादर पोर्ट हो गई या कराची की पोर्ट होगी, उसके ज़रिए हम उनको कनेक्ट कर देंगे मशरिक़ वुस्ता के साथ, तो जनूबी एशिया की मंडियों की तरह हम उनके ज़रिए चले जाएंगे, यूरोप की मंडियों की तरह। फिर सरमायाकारी, देखें बात यह है कि इमदाद ले लेना या जाके कर्ज ले लेना और उससे इकोनॉमी चलाना जो होती है वो आसान तो कह लेके हो जाती है, लेकिन वो आपके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो इकोनॉमी वही सस्टेन करती है जो अपने पैरों पे खड़ी होती है, जिसमें आप खुद कफील हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला की जरूरत है, पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत है। तो अब आज़रबाईजान के साथ जो ये है कि $2 अरब के जो मुआहदे हुए हैं, अप्रैल में जब उनका सदर आएगा तो उसको वो मटेरियलाइज होंगे, उनके सरमायाकार यहाँ पे आना शुरू होंगे, हमारे सरमायाकार वहां पे जाना शुरू होंगे। पाकिस्तान के अंदर भी देखें, जब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी बाइंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी तो फिर खुद बहुत जो महंगाई होती है वो लोगों को कम लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मुल्क के अंदर महंगाई भी हो, लोगों के पास रोजगार भी ना हो, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे भी ना हो, तो हालात बहुत खराब होते हैं और वो आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो बिजनेस को जिस तरह बढ़ाना है वो आज़रबाईजान की कल हमने उसकी भी बात की थी, टूरिज्म की भी बात की थी, क्योंकि उनसे सीख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उनकी एक सिटी को और लाहौर की एक सिटी को ट्विन सिटीज करार दे दिया गया है, तो लाहौर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि हम वहां पे सफारत का वो टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आपने हिदमत मरकज की बात की, देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हिदमत के ऊपर मबनी है। लैपटॉप स्कीम जो स्टार्ट की गई थी वो किस लिए की गई थी? वो इसीलिए की गई कि आपने नौजवानों को रोजगार देना है, नौजवानों को ये सहूलत देने के वो अपनी तालीम हासिल कर सके और अपने लिए फ्रीलांस काम करके रोजगार जो है कमा सके। फिर अब रमजान आ रहा है तो इसमें भी ये है कि लोगों को पैसे दिए जाएंगे, जो गरीब खानदान है उनको। बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ पे किसान कार्ड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद लोगों को घर बनाने के लिए आसान किस्तों के ऊपर कर्जे दिए जा रहे हैं, वहां पे लोगों को सोलर इंस्टॉल करने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब वो वजीर आला पंजाब कर रही हैं। लेकिन अगर वो वहां पे जो हिदमत का एक पूरा मरकज है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और वजीर आजम ने कहा कि हम ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर है कि उनके एक्सपीरियंस से हम इस्तेफादा हासिल करके पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो काम हो रहे हैं उनको एक जगह यकजा कर दिया जाएगा और उसमें जरूर वो लोगों के लिए जो फैसिलिटीज दी जा रही है उसको इकट्ठा करके मजीद बेहतरी करके लोगों को जाहिर है गुंजाइश मौजूद है, आप ही कर सकते हैं काम। अच्छा मलिक मंजूर साहब, ये हम कल भी इस पे बात कर रहे थे कि दोनों मुमालिक के जितने
दरीना तारीखी ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। और अब जैसे वज़ीर आज़म साहब की हमें पॉलिसी नज़र आती है, वो एड की बात नहीं कर रहे हैं, कर्ज़ की बात नहीं वो चाहते करना, मजबूरन जहाँ हमें IMF से लेना पड़ रहा है वो चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हम इस चुंगल से निकलना चाहते हैं और वो ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। ये एक विजन जो है बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। और दोनों ममालिक के जब ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पर कहाँ गुंजाइश मौजूद है और इस विजिट के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें कि उसमें बेहतरी किस तरह से आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया नाइद साहब। देखिए ये दौरा कई हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि अजरबैजान के साथ पाकिस्तान के दरीना सियासी सफारती और जो समाजी तल्लुकात है कई दहाइयों पे मुश्तमिल है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है वो बड़ी नतीजा खेज भी साबित हो रही है कि जो ट्रेड और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको वो फोकस करें, उसी को फरोग दे रहे हैं। उसके नतीजे आप देख सकते हैं कि अजरबैजान पाकिस्तान के दरमियान ऑयल एंड गैस के शोबे में, डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे में, तालीम से टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर बेशुमार और शोबा है ज़िंदगी है जिनमें बाहमी ताउन को फ़रोग देने के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म का जो हालिया दौरा है अज़रबैजान का एक माइलस्टोन है, एक संग मिल की हैसियत रखता है। और अज़रबैजान की क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान जो करीबी रवाबित पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि इलाकाई जो ताउन है, स्टेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, उसको फ़रोग देने के हवाले से ये आगे बहुत कामयाब तरीन दौरा और इसके जो असरात है आगे ट्रिकल डाउन। हम देख सकते हैं कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट बहुत कॉर्डियल पाकिस्तान की क़यादत को हमेशा वेलकम करते हैं। अप्रैल में उनको दौरा मुतवक्किर और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत को कबूल किया और जो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस वक्त जो पॉवर्टी एलिवेशन है, मुख्तलिफ और हुकूमत के इकनॉमिक जो इस्लाहात हैं, SFIC की जो कोशिश है, तो बैरूनी सरमायाकारी जो है उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कान पैदा हो गए हैं। और आगे हम देख सकते हैं कि दोनों वाले के दरमियान जो पार्लिमानी वफूद का तबादला है, पार्लियामेंट्री शोबे में जो ताउन है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि इसकी जो इन्फोर्समेंट है, यानी मुआहदे MOUs पे तो साइन हो जाते हैं, लेकिन अब दोनों वाले की जो एक क़यादत पुरज़म है कि इन मुआहदों पे अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, वो बहुत अहम होता है जो है वो लोगों तक एग्जैक्टली वो उसी से फिर आप फायदा उठा सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, ऋषि साफी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं साफी साहब की भी राय लेना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया साफी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान का दौरा जो है वो बहुत अहम दौरा था और उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय हमें दे दीजिएगा और वो अब उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। शुक्रिया नाहिद। वज़ीर आज़म का दौरे उज़्बेकिस्तान और इससे पहले दौरे आज़रबैजान इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसको बिनुल-अक़वामी सतह पे देखा जा रहा है और ये दोनों दौरे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एज़ ए आलमी लीडर होने के तौर पर वो नुमाया होते जा रहे हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया का इंतहाई अहम मुल्क है, इस पे पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है, लेकिन पाकिस्तान अब मूव कर रहा है सेंट्रल एशियाई ममालिक की तरफ और इसके साथ साथ आज़रबैजान के साथ जो पाकिस्तान के दीरीना इंतहाई क़ुर्बत और इंतहाई गर्मजोशाना जो एक ताल्लुक़ है, इस दौरे के नतीजे में ये मज़ीद फ्लरिश होगा। ये एक ट्रायका है। अगर आप तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें, आप ख़ुद जानती है कि वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब अर्दगान हालिया दिनों में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और पाकिस्तान और तुर्की के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई जहत को छू रहे हैं। इसी तरह आज़रबैजान के साथ भी पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात इंतहाई गहराई पे मबनी है और अब ये ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल है और उज़्बेकिस्तान की तो बात ही अलग है। वो सेंट्रल एशियाई ममालिक में वाहिद मुल्क है जिनके साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। आप जानती है कि वस्त एशियाई ममालिक में उज़्बेकिस्तान का एक ख़ास मुकाम है और इस सिलसिले में अगर हम शौकत मिर्ज़ायोफ़ की बात करें और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो दोनों के विजन में इंतहाई मुमासिलत है। रीजनल कनेक्टिविटी,
एक मुस्लिम ममालिक के तौर पर एक दूसरे के साथ इक्तिसादी, दिफाई, स्ट्रेटेजिक और तिजारती ताल्लुकात के हवाले से ये इंतहाई अहम दौरे है। इसके फ़वाइद फ़ौरी तौर पर भी सामने आएंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरी इस बात को रिकग्नाइज करेंगे कि शहबाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने खारजा सतह पे जो कामयाबियाँ समेटी है वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात और इक्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई अहम इक़दाम है। मुझे जो ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ साहब का ये तर्ज़ अमल इंतहाई पसंद है कि वो इंतहाई खामोशी से सफारतकारी करते हैं, पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ और पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौक़े ढूंढते हैं और इस पर सोने का पे सुहागा जो है वो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ये दोनों दौरे ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सूमत साबित होंगे बल्कि पाकिस्तान का सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुक़ में ये एक संगी मील साबित होगा और इसके साथ साथ आज़रबाईजान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है इसको एक नई जहत मिलेगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि उज़्बेकिस्तान का जो विज़िट है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स जो हैं उस पर बात कर ली जाए। अच्छा शुक्रिया राही। देखें उज़्बेकिस्तान के बारे में मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये तो गेटवे है ना सेंट्रल एशिया का, और एक बात, और दूसरी बात ये कि इसके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बड़े गैर मामूली हैं। मिसाल के तौर पर हम जो पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान है ये मुग़ल डायनेस्टी की जानशीन है। ठीक है। और मुग़ल डायनेस्टी का आगाज़ उज़्बेकिस्तान ही से हुआ था। बाबर अफ़गानिस्तान से होते हुए यहाँ आए और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम हिंदी हैं, इस इलाके के हैं, यहीं रहेंगे और हमारी किस्मत इस इलाके के साथ वाबस्ता है। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि ये वही मुग़ल डायनेस्टी थी जिसने एक उस हिंदुस्तान को खत्म हो गया जी, उस हिंदुस्तान को जो एक तरक्की याफ्ता इलाका नहीं था एक तरक्की याफ्ता तहजीब में बदल दिया। तो अब हम उन रिश्तों को यानी दोबारा उस्तवार करने जा रहे हैं, तहजीबी एतबार से भी, स्ट्रेटेजिक भी और तिजारती तौर पर भी। अभी एक ब्रेक मुझे लेनी है और भी मौज़ूआत हैं हमारे पास जिस पे हमें बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। यकम रमजान से चांद रात तक दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और इस वक्त हम सियासी मंजरनामे पर ज़रा नज़र दौड़ाएंगे। इस वक्त चल क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात कर रही है और जिसको बनाने की कोशिश में इस वक्त सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा, इसका क्या जवाब है, क्या एजेंडा होगा। अब इन कोशिशों में हमेशा की तरह हमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल कॉमन नज़र आ रही है कि जैसे अपनी सियासी मफादात की वजह से मुल्की मफादात को हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वही सिलसिला में नज़र आ रहा है। दो ऐसे मसाइल हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जिन पे कंसेंसस मौजूद है, उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है। एक नया जो है इसमें इख्तिलाफात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब दो मसाइल ये कौन से हैं चीज़ें हैं। उन्होंने NFC अवार्ड के हवाले से बात की है कि इसके हवाले से वफाक को धमकियाँ दे रहे हैं कि अप्रैल में अगर आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर हम हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे। और दूसरा सिंध में जो पानी का मसला है उसको, सिंध के पानी का रुख वो कहते हैं कि जो आप मोड़ रहे हैं वो सिंध को उसके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। ये दो चीज़ें जवाब बनाकर कोशिश ये की जा रही है कि शायद हमारे साथ और सियासी जमातें शामिल हो जाएं और हमारा इत्तेहाद कामयाब हो जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, लग नहीं रहा कि कोई बड़ा इत्तेहाद बन पाएगा या फिर उनके जो कॉमन इंटरेस्ट होंगे जिस पर सब मिलकर बात करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं कि जो पहले से जिन पर कंसेंसस मौजूद है वहाँ पर उनको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। ये देखें ना, NFC अवार्ड और पानी का जो वाटर अकार्ड हुआ, NFC अकार्ड तो हुआ ये जो 2008 के बाद हुआ है, जब ये हुकूमत बनी है ना मुशर्रफ के बाद। जी बिल्कुल। और 90s में हुआ वाटर अकार्ड। हाँ। ये दो ऐसे मसाइल थे जिन पर सूबों के दरमियान बेइत्मीनानी तारीखी तौर पर मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान की जो विजनरी लीडरशिप है वो मिल बैठी। उस ज़माने में वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और KP में थी नेशनल अवामी पार्टी की।
इसी तरह बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ लोग थे। तो ये लोग मिल बैठे और इन्होंने इत्तेफाक राय से एक फार्मूला वज़ा किया जिसमें आबादी को भी पेश नज़र रखा गया और रकबे को भी पेश नज़र रखा गया, और उस पे यानी मुकम्मल इत्तेफाक राय हुआ। ये जो आज़म होती के बेटे जो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी गुफ्तगू मुझे याद है कि उस मौके पर उन्होंने कहा था कि इस मौके पर पंजाब और सिंध में मेरे बड़े भाइयों ने इस अंदाज़ में और इस हिकमत के साथ काम किया है कि हमारे सारी जो दुख हैं और सारे जो शिकायत हैं वो दूर हो गई हैं। ये बिल्कुल इसी वाटर कार्ड का भी ऐसा ही मामला है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जैसे एक दफ़ा आप आइन बना लें, तमाम रियासत की तमाम इकाइयाँ, वफाक की तमाम इकाइयाँ मुतमईन हो जाएं, उनके सारे इश्यूज़ जो हैं उसमें एड्रेस कर दिए जाएं, और उसके बाद कोई खड़ा हो और कहे कि जी हम एक नया आइन बनाएंगे। वो कैसे नए आइन बनाने की बात थी, वो ऐसे ही, यानी PTI के दौर में आपको याद है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल दें और फिर जो एक आपने मेहनत से चीज़ों को समेटा है वो एक बार फिर बिखर जाए और इख्तलाफात फैल जाएं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। किस्सा क्या है, अभी जिक्र हो रहा था कि इनका जो प्राइम एजेंडा है वो बानी PTI की रिहाई है। तो बानी PTI की रिहाई के लिए आप अदालत में जाएं और अपना केस लड़ें। ये नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि केसेस ओपन एंड शट हैं, उसमें बचने का चांस नहीं है। लिहाजा अब पाकिस्तान के सेटल्ड इश्यूज को आप एक दफ़ा फिर मुतनाज़ा बना रहे हैं और ऐसा करके आप पाकिस्तान की कौमी यकजहती को दाव पे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान के सियासी अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए कौम के इत्तेहाद को दाव पे लगा देने की ये बदतरीन मिसाल है, और ऐसा बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में जो इस वक्त PTI कर रही है। ये ठीक है कि इससे मुल्क को नुकसान होगा, ये ठीक है कि इससे हुकूमत को नुकसान होगा, लेकिन आपको भी नुकसान होगा। आप आवाम की नज़र में हीरो नहीं, आप एंटी हीरो बन के आएंगे आप, और लोग आपको इस अंदाज से याद रखेंगे जिन्होंने कौमी यकजहती को दाव पे लगा दिया। ठीक है शरीला, आप बनाना चाहते हैं एक इत्तेहाद, अपोजिशन इत्तेहाद, इसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, ज़रूर बनाएं, आपका हक है, आप इस पर काम करें। लेकिन इस किस्म के मसाइल को जो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि पहले एक कंसेंसस मौजूद है, उनको दोबारा नए सिरे से छेड़ देना, उनको मुतनाज़ करना, फिर कौम के इत्तेहाद को जो है वो आप दाव पर लगा रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए। जबकि आप अगर कोई ग्रैंड अलाइंस बनाना चाहते हैं अपोजिशन का, तो उसका एक एजेंडा तो कॉमन होता है ना। अब तमाम सियासी जमातें जो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद हमारे साथ और भी जमातें शामिल हो जाएंगी बहुत सारी, तो क्या उनका ये कॉमन एजेंडा होगा कि वो भी बानी PTI की रिहाई ही चाहते हैं? आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रही हैं इसको? बात ये नाहिद कि हर सियासी जमात का ना अपना एक मंशूर होता है, एक एजेंडा होता है, और जो जमात होती है उसने उस एजेंडे के मुताबिक चलना होता है, क्योंकि उन्होंने वोट लेने हैं और उन्होंने उसके बाद इक़्तिदार के अंदर आना है। ये कैसे हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान जब अपोजिशन की तहरीक चलाना चाहे, जिसको उन्होंने नाम भी दिया, नाम ने हाथ तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक जो दिया हुआ है, तो वो उसका एजेंडा ये आ जाए कि जी हमने सिर्फ बानी PTI को रिहा करवाना है, क्योंकि बानी PTI को आइन को मानने वाले नहीं हैं और ना ही वो कोई आइन के ऊपर अमल करने वाले शख्स थे। वो तो वो थे जो आइन को मानते ही नहीं थे, जो पाकिस्तान के अंदर एक सदारती निज़ाम ला के आइन को ही सबूदाज करना चाहते थे, तो वो तो इस टाइप के बंदे थे। तो जो PTI है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा, एक ही गोल है कि हमने बानी PTI को रिहा करवाना है, और उसके लिए किसी भी कीमत के ऊपर उसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी मफादात हैं वो उसको दाव पे लगाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये वही जमात है ना जिसने IMF को खत लिखा था, ये वही जमात थी जो IMF का मुआहिदा तोड़ना चाहती थी, ये वही जमात है जो अमेरिका को कह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाए, ये वही जमात है जो बैरून मुल्क जाके एंटी पाकिस्तान एक कैंपेन चला रही है। और तो इस वजह से इस जमात से तो कोई बैद नहीं है कि ये अपने मुफादात के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, जो कि अब ये जा रहे हैं कि सूबाई तासुबात इनको हवा दे रहे हैं। लेकिन ओपोजिशन क्यों जाएगी? देखिए, ऑपोजिशन ने सियासत करनी तो इसी मुल्क के अंदर सियासत करनी है। अगर ये पाकिस्तान होगा, ये रियासत होगी, तो हम सब होंगे, इनकी सियासत होगी, इन्हीं को इक़्तिदार मिलेगा। मौलाना फजल रहमान बानी PTI के जाएंगे तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तो इन्हीं के खिलाफ लड़ना है। सही है। अगर ये दूसरी सियासी जमातों के पास जाते हैं जो और ऑपोजिशन के अंदर बैठी हुई हैं, तो उन्होंने इन्हीं के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ना है। कोई उनका आपस में इत्तेहाद तो हो नहीं गया हुआ, और वो एक एजेंडे के ऊपर क्यों काम करेंगे? आप ना पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर आते हैं, ना आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या मसाइल
दरपेश हैं, हमें दुनिया में क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, दुनिया में इस वक्त क्या अलायंसेस बन रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड करना है, उसमें बात नहीं हो रही है। बात नहीं पीटीआई को रिहा करवाना है और उसके लिए इंतशार और फसाद और फितना की तरफ जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि ओपोजिशन के साथ इनका इत्तेहाद ज्यादा देर तक चल सकेगा, क्योंकि ओपोजिशन जो लोग हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इनकी चालबाजियों को समझेंगे और इनसे अपने आप को अलग कर लेंगे। ठीक है, मलिक मंजूर साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एक तो ये जो दो बड़े अहम मसाइल हैं जिनको छेड़ने की कोशिश की जा रही है, पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कुछ तनाज़ा हो और जो मुल्की मफादात हैं उनको स्टेक पर लगाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जिस हम अपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं उसका क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? अभी तो कोशिशें हो रही हैं। देखिए, आपने जो बात शुरू में की है मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि जिन कौमी इशूज़ पे कंसेंसस ऑलरेडी है उसको कंट्रोवर्शियल बनाना, मुतनाज़ा बनाना काबिल मजम्मत है। और एक तकसीम की जो सियासत है ना, पोलराइज सोसाइटी, पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उससे मुल्क की वहदत को, इत्तेहाद और यकजहती को, जिस तरह मेरे कुलीग कह रहे हैं कि नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बड़े गंभीर मसाइल का सामना है। सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख लें, दहशतगर्दी जिस तरह दोबारा उसके तदारक के हवाले से हमारी आर्म फोर्सेज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनकी इक़दामात है हाईली कमेंडेबल है, आए रोज़ देखें जाम शहादत वो नोश करें। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत हो, उससे मुल्क दुश्मन अनासर फ़ायदा उठाते हैं। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो तो देखें, वो तो इस तार में होता है कि पाकिस्तान में एक मुनक़सिम सोसाइटी अगर है और एक नफरत की सियासत परवान चढ़ रही है, यानी हसूल इक़्तिदार के लिए अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सियासत में अलायंस बनाना, सियासी इत्तेहाद बनाना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो देखें सियासत में डायलॉग, बातचीत इसी मुकालमे का नाम है। लेकिन अगर आप सियासी हटदर्मी वैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं जहां मुल्क की इत्तेहाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे, तो ऐसी सियासत से गुरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वसीत और कौमी मफाद में सियासत को एक तरफ रख के जो मल्टीपल चैलेंजेस है, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे हमें चैलेंजेस, सिक्योरिटी के मामलात है, सालमियत के मामलात है, इंटेग्रिटी की बात है, उसको यकीनी बनाने के हवाले से मिनिमम एजेंडे पे कंसेंसस कर ले, मिसाक मईशत कर ले, कम से कम आपस में बैठ जाए, डायलॉग करें, बातचीत करें और मुल्क को तरक्की के रास्ते में गामजन कर दे। लेकिन अगर आप देखें पार्लियामान के अंदर आप स्टेक होल्डर है, एक सूबे में हुकूमत है, और अगर आप यानी कि चौक और चौराहों में सियासत करें और पार्लियामेंट के अंदर उन इश्यूज पे बात न करें, तो चाहिए तो ये लेजिस्लेशन में आप पार्टिसिपेट करें, अपनी आवाज़ पार्लियामेंट के फोरम पे उठाएं और उस तमाम जो सियासी एक डायलॉग है उसका हिस्सा बने। इसलिए पहले भी जो मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए, क्योंकि जो हटधर्मी की सियासत है और जो ज़्यादती मफादात की सियासत है, देखिए ना, मुल्की मफादात पे मैं समझता हूँ कि जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उससे बालातर होकर कम से कम जो मुल्की मफादात है और उसको फोकियत देनी चाहिए। और इसमें एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी की जब हम बात करते हैं, सियासी बालिदगी की बात करते हैं, तो वो मुतकाजी इस बात की कि जो सियासतदान है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। अच्छा, सिंध में कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो आपको लगता है कि इस पानी वाले मसले पर इनका साथ दे सकती हैं? ये जो अब नारा लगा रहे हैं उसको वो सेकंड करेंगी? देखिए, ये वो इश्यूज है ना, देखें कि वो लोगों की हमदर्दी हासिल करने के हवाले से, या कम अज कम कि जनाब एक ऐसा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जाए जिनमें ऑलरेडी चीज़ों पर एक इत्तफाक़ राय है, और तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर है उस पर बहुत पहले भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इत्तफाक़ राय हो चुके हैं कौमी इशूज़ पे, अवार्ड हो, पानी हो, दीगर मामलात हो, और वफाक ने तो हमेशा जो वफाक की इकाइयां उनके साथ बढ़ चढ़ कर हाथ बिठाया, यानी कि उनके साथ ताउन किया है। तो सारी फिजा को अगर खराब करने के हवाले से कोई इस तरह का सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाए तो वो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? किस्सा ये है कि जिन पार्टियों की तरफ ये गए हैं वो नैरो नेशनलिस्ट हैं और मेन स्ट्रीम की पार्टीज नहीं है और उनका कोई वोट बैंक भी नहीं है। वो हमेशा इस किस्म का नारा बुलंद करती हैं जिसमें बाज़-औक़ात यानी कौमी यकजहती का शिराजा बिखर जाता है और बाज़-औक़ात वो अलहदगी की बात करने वाले लोग होते हैं। ये उनकी तरफ जा रहे हैं, हम ख्याली आप कह लें, इन अदर वर्ड्स ये उनकी ये उनकी तरफ जा रहे हैं। और इसके नतीजे में क्या होगा? लेकिन इसका इम्पैक्ट तो कोई नहीं होगा। देख, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो पैदा करना, इसका पहले तो इरादा बता दूं कि वो सूबाई हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके लिए मसाइल क्रिएट करना और इधर वफाक के लिए मसाइल क्रिएट करना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इम्पैक्ट इस एतबार से कोई नहीं है कि उनका कोई वोट बैंक ही नहीं है, वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, लिहाजा उनका कोई वो नहीं है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन पैदा करना, ऐसी अनारकी पैदा करना जिसमें आपको अपने मकासद ले सके और इस तरह की सूरत, ये बहुत ही गलत बात है और इससे इजतनाब करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ में कोई इस हद तक नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल, ये इस चीज़ को ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं
लेकिन सियासी मफादात की इस गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसी तरह के इकदाम करती नज़र आ रही है। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, इसी पे मैं भी आपकी भी राय चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से जिन मसाइल को उठा रही है, जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो मुतनाज़ा पैदा करने की, एक तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसके नतीजे में कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन सकता है? देखें नाहीद, तसादुम के नतीजे में कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। जो पार्टी या जो ग्रोह सिर्फ तसादुम और इंतशार पे यकीन रखती है तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बने या वो किसी इत्तेहाद का मौजिब बने। तो मेरी नज़र में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और पीटीआई जो इस वक्त जिन सियासी क़ुव्वतों पे तकिया कर बैठी है उसमें सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत मौलाना फजल रहमान की है। तो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का सियासी क़िबला ही मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का अगर यही तसादुम, शरारत और इंतशार का रवैया बरकरार रहेगा तो किसी भी सियासी इत्तेहाद का वो कोई मुअस्सर हिस्सा नहीं बन सकती। अब देखें ना, जो वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा गंडापुर का जो रवैया है या जो अभी वफ्त गया है, डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे सिंध में, तो ये सब इंतशार पे मबनी कोशिशें हैं, वफाक को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं। सही। अच्छा साफ़ी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद है। एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर हमें बात करनी है। पहले मैं आपकी ही राय लेना चाहूँगी। सलामती काउंसिल के इजलास में यूक्रेन के हवाले से अमरीकी करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है और सलामती काउंसिल में रूस तमाम यूरोपी तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात चंद हफ्तों में हो सकते हैं, ये फ्रांस का कहना है। और क्या यूक्रेन जंग का खात्मा हो पाएगा? और ये जो डेवलपमेंट है ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? क्या ओवरऑल इससे यूक्रेन फ़ायदा उठा सकेगा? बाकी जो ममालिक हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्या उनकी हमायत हासिल हो पाएगी? जी साफ़ी साहब। नाहिद, इसमें यूक्रेन फ़ायदा उठा सकेगा या जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी, ये बातें अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में रूस ने फ़ायदा उठा लिया है। आलमी सतह पे रूस के मौक़िफ़ को बिलवास्ता तौर पर तस्लीम किया गया है। गोचे रूस का तर्ज अमल जारहाना था, जंग पे मबनी था, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं जब पाकिस्तान के जो कायम मकाम मंदूब है उनसे जब ये सवाल न्यूयॉर्क में किया गया कि सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने क्यों अमरीकी करारदाद की हिमायत की, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले में रोज़ अव्वल से गैर जानिबदार है और अगर अमरीकी करारदाद के नतीजे में यूक्रेन की सरजमीन पर अमन कायम हो सकता है तो इसमें पाकिस्तान अपने अदना किरदार को भी आला निगाह से देखेगा। तो ये बातें तमाम जो है अभी कबल अज़ वक्त है कि जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी। ये रूस और यूक्रेन की क़यादत पे मुनहसर है कि उनका रवैया मुस्तक़बिल करीब में क्या रहता है। ठीक है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? सर वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आते ही फ़लस्तीन के मामले में, जो गज़ा के मामले में जंगबंदी को जैसे उन्होंने किया, बिल्कुल इसी तरह का ये किरदार यहाँ अदा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाले दिनों में क्या जंगबंदी का हदफ पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं ये समझता हूँ एक तो ये कि गैर जानिबदार फरीक के तौर पे पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए था। दूसरे, अगर रूस के साथ मामलात ठीक कर रहा है अमेरिका, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे भी मामलात उससे रूस के साथ ठीक हो सकते हैं और जो रुकावटें हैं वो बेहतर हो सकती हैं, फिर ईरान के साथ भी ये हो सकती है। ठीक है जी शनीला। बात ये नाहिद के अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी ट्रम्प ये बात कहते रहे थे कि हम क्यों यूक्रेन जंग के अंदर पैसे जो है झोंक रहे हैं, वही पैसे हम अपनी आवाम के अंदर लगाएंगे और हम इस जंग से निकलेंगे। तो जो यूरोपीय यूनियन इस वक्त इस जंग में साथ दे रही है यूक्रेन को, उनको बड़ा धचका लगेगा क्योंकि ट्रम्प का जो विजन है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। उसके रूस के साथ ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं रहे, उसके पिछले टेन्योर में भी रूस के साथ ताल्लुकात उसके बेहतर थे, बल्कि इल्जाम ये लगाया जाता था वहां पे कि रूस ने रिगिंग करके जो है ना वो ट्रम्प को यहाँ पे जितवाया है। तो जी इस वजह से उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं।
मुझे अभी वाकई ये कबल वक्त है कहना जंग बंदी का, लेकिन मुझे लगता है कि जंग बंदी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो खुद भी अब इस जंग से निकलना चाहता है, और जब उसको पीछे से फंडिंग रुक जाएगी तो बड़ी हद तक जो है रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करवा के जंग को खत्म कर दिया जाएगा, मुझे ये लग रहा है। जी मलिक साहब, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं यूक्रेन की जंग को आज, और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है इसको फिर आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, आलमी सतह पर एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, और जो सियासी और सफारती कोशिशें अगर ये नतीजा खेज साबित हो सकती हैं तो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा। उसकी वजह यह है कि इस जंग के नतीजे में आलमी सतह पर जो मुआशी इक़्तिसादी नुकसानात हैं, जो माली नुकसानात हुई है, जिन हज़ारों लोग इसमें मारे गए, तो खित्ते में ओवरऑल एक इस्तेकाम पैदा होगा। और पाकिस्तान की शुरू से एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान ने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा और उसको आलमी सतह पर आप पेज़राई भी मिली है, और वो बिल्कुल ठीक एक हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान इसमें इम्पार्शल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रूस के साथ पाकिस्तान के हालिया बरसों में जो सियासी सफारती दिफाई तल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुई हैं, और हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह आला सतही वफूद का तबादला और आयल गैस सेक्टर में और जो बामी कोऑपरेशन है, खासकर डिफेंस प्रोडक्शन में और दिफाई शोबे में जो ताउन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो ये जंगबंदी हो गई तो इसके आलमी सतह पर जो असरात है बहुत मुस्बत बढ़ेंगे। और हम देख सकते हैं कि अमरीकी सदर बिल्कुल एक तरफ है, यूरोपीय यूनियन एक तरफ है, लेकिन जिस कोशिशों में वो लगी हुई है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो कितनी नतीजे खेज साबित होती हैं। बहरहाल उसके असरात आलमी सतह पर बहुत मुस्बत होंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है यकीनन वो बड़ा अहम है। पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा है और अभी भी पाकिस्तान अमन को रास्ता देना चाहता है, इसलिए उन्होंने इस अमेरिका की करारदाद की हिमायत भी की है। वक्त खत्म हो गया। मेरे तीनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप तीनों का शुक्रिया। जी चारों साफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके थे। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।